जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आए दोस्तों, आज हम लोग फिर साइंस का धुआं धुआं करने वाले हैं, क्योंकि मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का समूह। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम अपने रेलवे के एग्जाम में देखते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं ना, मैं उन सभी क्वेश्चन को छांट छांट के एकदम आप बोल सकते हैं एकदम खखोर के लाया हूँ। ठीक है, भोजपुरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एकदम खखोर के लाना है, फिर इसको एकदम चुन चुन के लाना। तो ये जो मैं क्वेश्चन लाया हूं ना, इसी तरह के आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक कोई एलिमेंट है, एक कोई तत्व है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो दिया है आपका 287। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है आपका एक एलिमेंट का, वो है 287। आपको इसकी वैलेंसी पूछ रहा है, इसकी संयोजकता पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि संयोजकता या वैलेंसी होती क्या है। किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का जो बाहरी कोश होता है, वो क्या, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी जो एलिमेंट होता है, कोई भी जो तत्व होता है, वो क्या चाहता है? स्थायित्व चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल होने के लिए उसके आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, या फिर इलेक्ट्रॉन रिसीव करे, अष्टक पूरा करने के लिए, कोई भी एलिमेंट अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, रिसीव करे, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, उसी को बोलते हैं हम लोग संयोजकता। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आउटर सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्योंकि अभी मैंने बोला कि कोई भी एलिमेंट अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, या फिर इलेक्ट्रॉन रिसीव करे, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इसलिए इसका संयोजकता कितना हो गया? 1 हो गया। ओके, जैसे अगर हम बात करें, अगर एक और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, 2 8 2। ओके, तो अब देखिए इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या आप बताइए, इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कोई 6 इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा ना। जो 6 इलेक्ट्रॉन देगा वो तो खुद 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या चाहेगा? अपने को स्टेबल बना लेगा। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देना संभव है, सॉरी लेना संभव है, लेकिन आपको क्या कर सकते हैं? दे नहीं सकते आप 6 इलेक्ट्रॉन किसी को। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिमूव कर देगा, क्योंकि इसको 6 इलेक्ट्रॉन कोई देगा ही नहीं अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हटा देगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसी अदर को। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसकी जो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। फिर से देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे मतलब किसी को दे दे, प्रदान कर दे किसी को, या फिर किसी को जो इलेक्ट्रॉन ले ले, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या जितना इलेक्ट्रॉन देगा, उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला। तो इसने क्या किया? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? खुद त्याग दिया। तो इसके अब आउटर सेल में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, अगर ये 2 हटा दें हम। देखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके आउटर सेल में। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि संयोजकता कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन एटम होता है, इसमें पूछ रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ऑक्सीजन परमाणु के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या फिर किसी भी एलिमेंट में पूछ सकता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हो किसको है? किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। जैसे अगर अभी मैंने यहाँ पर 2 8 2 लिखा था ना, 2 8 2 मैंने लिखा था, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? देखिए, आउटर सेल इसको बोलते हैं लास्ट वाला, बाहरी सेल इसको, बाहरी कक्षा इसको बोलते हैं। तो बाहरी कक्षा में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर? 2। लेकिन हमसे पूछा किसका है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम लोग? 2 और 6। तो आउटर सेल में यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए जो ऑक्सीजन है इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगा। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिस तत्व की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उनकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? 0 होती है, 0 होती है। ठीक है, जिस भी इलेक्ट्रॉन की या फिर जिस भी तत्व की जो इलेक्ट्रॉन होती है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो कंप्लीट है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी संयोजकता क्या होगी? 0 होगी। अभी मैंने बोला था कि संयोजकता होता क्या है? कोई भी एलिमेंट अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऑलरेडी पूर्ण है, ये बोला ना संख्या पूर्ण है, बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? पूर्ण है। पूर्ण होने का मतलब क्या है? कि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो जब उसके बाहरी कक्षा में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसको किसी से रिएक्शन करने की या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की जरूरत ही नहीं है। सपोज करिए, अगर आपका पेट भरा है तो आप खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। तो सेम यही प्रोसेस है कि जो संयोजकता होती है वो इलेक्ट्रॉन देने या लेने की संख्या को बोला जाता है। और यहां पर ऑलरेडी बोल दिया कि बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण है, मतलब ऑक्टेन कंप्लीट है, बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। जैसे देखिए, नियान जानते हैं आप लोग, नियान 2 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाहरी कक्षा में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको किसी को इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की जरूरत है ही नहीं। तो अब हम अगर पूछे कि इसकी संयोजकता कितनी है, तो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ना तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है और ना ही इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितना देगा या जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उसी को संख्या को हम लोग बोलते हैं संयोजकता। और यहां पर अष्टक पूरा होने की वजह से ना तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया और ना ही इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इस एलिमेंट की संयोजकता 0 है। और मैं आपको यहां पर एक एडिशनल नॉलेज दे देता हूं कि जिस तत्व की अष्टक पूरी होती है या फिर जिनकी संयोजकता 0 होती है उनको हम लोग इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अक्रिय तत्व। ठीक है, और ये जितने भी हमारे अक्रिय तत्व होते हैं ये जनरली क्या होते हैं? ये गैस फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं? गैसियस फॉर्म में होती है। जैसे कि हम लोग अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जो हमारा लास्ट वाला 18th ग्रुप है, 18th जो ग्रुप है जिसमें हमारे कौन से गैस आते हैं? इनर्ट गैस आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट ग्रुप भी बोलते हैं। उसमें क्या? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ये सब क्या है हमारे? ये सभी गैसियस फॉर्म में है। और ये जितने भी एलिमेंट है हीलियम को छोड़ करके सभी के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है। ठीक है, हीलियम को छोड़ करके केवल सभी के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है या फिर बाहरी कक्षा पूर्ण है तो उसकी संयोजकता 0 हो जाती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने की संख्या को हम लोग संयोजकता बोलते हैं। तो इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और ना ही इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, इसलिए बाह्य कक्षा पूर्ण होने पर किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। ओके, ठीक है। अब देखिए, एक तत्व है, इसका जो समस्थानिक है, समस्थानिक आइसोटोप जिसको बोलते हैं, आइसोटोप और आइसोबार, ये दो होते हैं। एक समस्थानिक बोलते हैं एक को, और एक को क्या बोलते हैं? संभारिक बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि समस्थानिक और संभारिक होता है क्या। यहां से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो समस्थानिक उनको बोलते हैं जिन तत्व के परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु द्रव्यमान अलग होते हैं। ठीक है, जिन तत्वों के, जिन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट जो एटॉमिक वेट होता है वो डिफरेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप या फिर समस्थानिक। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्वों को हम लोग बोलते हैं समस्थानिक या फिर आइसोटोप। और दूसरा होता है संभारिक, जिसको बोलते हैं आइसोबार। ठीक है, देखो बार में भार वर्ड आ रहा ना, मतलब
जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, ठीक है, जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, ऐसे तत्वों को हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक या फिर समभारिक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। समस्थानिक का जस्ट उल्टा होता है। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है और समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है, यही अंतर होता है, ठीक है। तो एक आपका तत्व है जिसके समस्थानिक का जो द्रव्यमान संख्या है वो 298 है और इसके न्यूक्लियस में, नाभिक में इसके 188 न्यूट्रॉन है, ठीक है, 188 न्यूट्रॉन है और द्रव्यमान संख्या 298 है। तो पूछ रहा है कि इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी। ओके, अब देखिए परमाणु संख्या निकालते कैसे हैं या फिर द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखो परमाणु संख्या या फिर द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो देखो इसने बोल दिया है कि द्रव्यमान संख्या तो पता है कितना है 298, तो यहाँ पर 298 लिख दिया हमने। न्यूट्रॉन भी पता है, कितने न्यूट्रॉन है, 188 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन जो 188 है हम यहाँ रखेंगे, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 188 हो गया। ये 188 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 298 में से। तो जब माइनस हो जाएगा तो हमारा मिल जाएगा कितना, 298 माइनस 188, आपका आ जाएगा 110। तो इस तरह से हम किसी भी समस्थानिक का या फिर समभारिक का द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज करिए आपसे पूछ देता कि इस तत्व का परमाणु क्रमांक तो पता चल गया, लेकिन पूछ दे कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो कैसे आप क्या करेंगे। देखो फॉर्मूला होता है परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो जो परमाणु क्रमांक होता है उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसी के बराबर आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो आपका परमाणु क्रमांक आया है यहां पर ना, इसी के बराबर आपका इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर समान संख्या है तो वो जो परमाणु अणु या आयन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या को या फिर इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले जो परमाणु अणु या आयन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसी में एक और आता है आइसोन्यूट्रॉनिक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बस ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जगह ना न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। यहां पर बोल देगा कि न्यूट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु या आयन क्या कहलाते हैं, तो उनको बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक। तो यहां से चार चीजें आपकी क्लियर हुई, एक तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोबेरिक जिसको संभारिक बोलते हैं, और आइसोटोप, चार चीजें, ठीक है। अब देखो आया है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में आपकी नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की परसेंटेज, तो देखिए नाइट्रोजन की परसेंटेज हम लोग निकालेंगे कैसे। पहले अगर परसेंटेज निकालना है तो जो भी आपके यहाँ पे एटम दिए हैं, जो भी एलिमेंट दिए हैं ना, उनका आपको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। जैसे देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका एटॉमिक वेट मतलब जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 14 होता है। तो नाइट्रोजन है कितने, 2 हैं, तो एक नाइट्रोजन यहां से एक नाइट्रोजन यहां से, कितने हो गए 28। परमाणु भार कितना हो गया 28, एक का 14, दो का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक वेट एक ही होता है, तो 4 हाइड्रोजन है तो आपका 28 और 4 32 हो गया। और ये आपका ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक वेट 16 हो गया, तो 3 का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 16 3 48। तो 48
वो और 32 ये कितना हो गया 80। टोटल कितना हो गया 80। ये जो जितने भी यहाँ पर एटम दिए हैं इनका एटॉमिक वेट हमने लिख दिया, टोटल कितना आया 80। लेकिन पूछा किसका है इसमें परसेंटेज, परसेंटेज पूछा है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन है कितने, एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, ठीक है। तो 7 दूनी के 14, 14 दूनी के 28, तो टोटल एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का 28 है। तो इसका परसेंटेज निकाल देंगे हम लोग। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 4 सते 28 और 2 कम 2, 2 पाँचे 10, 7 पाँचे 35। मतलब अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है 35% है। आपसे कोई भी कंपाउंड दे देगा और उसमें किसी भी एटम की या फिर किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज पूछेगा, आपको इसी तरह निकालना है। पहले क्या करेंगे, जितने भी आपको एटम दिए हैं उन सभी का एटॉमिक वेट निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे और उसको अपॉन में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में मतलब हर में लिखेंगे, और जिसका आपको परसेंटेज निकालना है उसका एटॉमिक वेट ऊपर लिख के मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, यहाँ पे हमारा बायोलॉजी का कुछ टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दृढ़ ऊतक, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आपका एग्जाम में कि वो कौन सी ऊतक है जिनकी कोशिकाएं मृत होती हैं, डेड होती हैं, तो वो होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। अब ये स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, देखिए पहला तो जो नारियल का छिलका वगैरह होता है ना उसमें पाया जाता है, ठीक है। जो नारियल के छिलके वगैरह होते हैं वहां पर आपका स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पाया जाता है, दृढ़ ऊतक पाया जाता है। अब देखो किस संघ के जीव मरने के बाद प्रवाल भित्ति कोरल का निर्माण करते हैं, मतलब प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिलेंट्रेटा या निडेरिया। सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ के जो जीव होते हैं ना वो आपका प्रवाल भित्ति कोरल मूंगा का निर्माण करते हैं, ठीक है। किस संघ के जीव मरने के बाद प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं, तो सिलेंट्रेटा या निडेरिया, ठीक है। अब देखो आता है केचुआ। केचुआ जो होता है, ये पहली बात इसमें 2 क्वेश्चन बनता है कि केचुआ सांस किससे लेता है, तो केचुआ अपने स्किन से, ये जो स्किन होता है त्वचा जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये अपनी त्वचा से सांस लेता है, कौन, केचुआ। अब देखो केचुआ जब जमीन पर रेंगता है या फिर जब जमीन को पकड़ बनाए रखता है ना, वो अपने किस पार्ट का यूज करता है, सूक का प्रयोग करता है। केचुआ में जो सूक पार्ट है, सूक ऑर्गन उसका एक पार्ट होता है, उसी की मदद से वो जमीन पर रेंग पाता है और क्या करता है, जमीन को पकड़े रहता है वो, ठीक है। केचुआ रेंगने के लिए, जमीन पर पकड़ बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है, सूक का प्रयोग करता है। लीच जिसको कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जोंक बोलते हैं, जब यह हमारे बॉडी से खून चूसता है तो ये जब खून चूसते समय जमता क्यों नहीं है, इसके पीछे एक रीजन होता है कि जो लीच होता है या फिर जो जोंक होता है ना, उसके अंदर एक हीरोडिन नाम का पिगमेंट होता है जो कि खून चूसते समय रिलीज होता है और फिर उसका निर्माण होता है, जिसकी वजह से जब वो खून चूसता है तो वो खून जमता नहीं है, ठीक है। तो जोंक जब खून चूसता है हमारी बॉडी से तो वो खून जमता क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो जब वो खून चूसता है तो उसके अंदर एक हीरोडिन नाम का पिगमेंट होता है जो कि निर्माण होता है और वो जो रक्त होता है वो जम नहीं पाता है चूसते समय, ठीक है। जब वो रक्त चूसता है तो चूसते समय रक्त जमता क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए जैसे हमारे बॉडी से ब्लड बाहर आता है वो जमने लगता है, लेकिन ये जो जोंक होता है जब वो चूसता है तो क्यों नहीं जमता है, क्योंकि उसके अंदर एक हीरोडिन नाम का पिगमेंट निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए आता है आर्थ्रोपोडा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, ठीक है। आर्थ्रोपोडा क्या है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। तो इसके अंदर से 4 या 5 क्वेश्चन आता है। पहला, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो होते हैं जंतु, उनका जो शरीर होता है वो किससे बना होता है, तो काइटिन से बना होता है, ओके। एक और होता है कवक, फंगाई जिसको बोलते हैं, वो कवक की भी जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो ये जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं, पहली बात उनका जो शरीर होता है वो काइटिन का बना होता है और ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा जो हमारा संघ है, आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जीव जंतु हैं वो एक लिंगी होते हैं। अब वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं,
श्वसन कैसे करते हैं? ट्रैकिया से करते हैं। ठीक है। अब एक और आपका जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जीव जंतु होते हैं, इनके अंदर ओपन ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कितने क्वेश्चन हो गए? देखिए 4 या 5 क्वेश्चन हो गया। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जो जीव जंतु होते हैं उनका जो शरीर होता है वो काइटिन से बना होता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये एक लुंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जो जीव जंतु होते हैं वो कैसे श्वसन करते हैं? ट्रैकिया से करते हैं। अब पांचवा बन गया कि जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप के हमारे जीव जंतु होते हैं उनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ओके। अब आता है जो मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी अपना भोजन या फिर आप बोल सकते हैं जो शहद का निर्माण करती है वो कहां से करती है? वो मकरंद, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेक्टर। ओके। मधुमक्खी शहद का निर्माण या अपना भोजन जो करती है वो कहां से करती है? नेक्टर से करती है। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मकरंद। अब आता है मोलस्का। दूसरा जीव जंतु जो होते हैं या फिर बोल सकते हैं जो जंतु जगत है उसका दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरे नंबर पर यही है मोलस्का। दूसरा सबसे बड़ा संघ है हमारा मोलस्का। मोलस्का समूह या फिर मोलस्का जो ग्रुप होता है, इस संघ के जो जीव जंतु होते हैं इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवरिंग होती है। ठीक है, एक आवरण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो कि उनको प्रोटेक्शन देता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। ओयस्टर सीप, ये एक सीप की एक ऐसी प्रजाति है जो कि ओयस्टर नाम से जानी जाती है। ये मोती का निर्माण करता है। जो पर्ल्स होता है ना समुद्र में, जो पर्ल्स मोतियां हम लोग निकालते हैं वो मोती इसी ओयस्टर नाम के सीप से ही क्या करते हैं? बनती है। ठीक है, फिर से देख लीजिए मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत का। इनके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड कवरिंग होती है जिसके वो अपना सुरक्षा प्रदान करते हैं। ओयस्टर ये एक सीप होता है जिसमें कि मोती का निर्माण होता है। ठीक है, क्या निर्माण होता है? मोती, पर्ल जिसको बोलते हैं। अब देखिए किस वर्ग के प्राणियों का शरीर के ऊपर कांटेदार संरचना पाई जाती है? ठीक है, किस वर्ग के जंतुओं के शरीर के ऊपर कांटेदार संरचना पाई जाती है? तो वो होता है इकाइनोडर्मेटा। ओके, इकाइनोडर्मेटा संघ के जितने भी हमारे जीव जंतु होते हैं इनके ऊपर कांटेदार संरचना पाई जाती है। और ये जो हमारे इकाइनोडर्मेटा समूह के जीव जंतु होते हैं ये ज्यादातर क्या होते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा संघ के जितने भी हमारे जीव जंतु होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में आपके अवेलेबल नहीं है। वो कहां पर पाए जाते हैं? आप एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं तो एटमॉस्फेयर तुम्हारा समुद्र भी आ जाएगा, लेकिन वो पानी के अंदर पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, तो जो इकाइनोडर्मेटा समूह है इनके शरीर के ऊपर कांटेदार संरचना पाई जाती है। ठीक है, और देखो जैसे कि मोलस्का समूह में कैल्शियम कार्बोनेट की एक आवरण होती है ना, इसी तरह से इनके ऊपर भी एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अब कुछ फिजिक्स के हमारे क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए जल की जो गिरती हुई बूंद होती है वो गिरती है तो वो राउंड शेप की ले लेती है, गोलाकार की हो जाती है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जल की गिरती हुई बूंद गोलाकार ग्रहण कर लेती है, किस वजह से? वो कौन सा फेनोमेना है जिसकी वजह से जो पानी की बूंद है वो गोलाकार रूप ग्रहण कर लेती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ तनाव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन है क्या? ये कौन सा टेंशन देने वाला आ गया? देखो सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की जो कि क्या करती है? अपने एरिया को कम से कम बनाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो पानी की जो बूंद होती है जब वो गिरती है तो वो क्या करती है? कम से कम अपना क्षेत्रफल बनाने के लिए वो क्या करती है? राउंड शेप ले लेती है। ठीक है, और इसमें एक और आता है जो शेविंग ब्रश होता है जिससे दाढ़ी लोग बनाते हैं हम लोग, तो वो जो शेविंग ब्रश होता है उसको जब हम लोग पानी में डाल के निकालते हैं तो आपस में देखते हैं चिपक जाते हैं। ये भी एग्जाम में आता है कि शेविंग ब्रश के जो बाल होते हैं या फिर जो उनमें लगा होता है वो आपस में चिपक क्यों जाते हैं? तो वो भी आपका पृष्ठ तनाव की वजह से ही हो पाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन इसके पीछे भी रीजन है। सरफेस टेंशन की वजह से ही क्या हो पाता है? आपका जो शेविंग ब्रश के बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। अब देखिए एक गिलास लीजिए, उसमें पानी और बर्फ से उसको पूरा भर दीजिए। ठीक है, एक गिलास लीजिए, उसमें बर्फ भी डाल दीजिए और पानी भी डाल दीजिए, एकदम लबालब, एकदम ऊपर की तरफ, पूरा एकदम ऊपर लबालब भरा हुआ। तो
जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगा तो उस गिलास में पानी का जो लेवल रहेगा वो कैसा रहेगा, तो पानी का लेवल पूरी जैसी बराबर थी वैसे ही रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो बर्फ जितना आयतन में था जब वो पिघलेगा तो उसका आयतन तो वही रहेगा ना, है कि नहीं। बर्फ पिघलने के बाद उसका जो जल स्तर रहेगा वही रहेगा। आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना उसका आयतन होगा उसी आयतन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपना जगह घेरेगा, ठीक है। अब देखो किस तापमान पर पानी का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, मैक्सिमम होता है। यहां से दो क्वेश्चन आता है, दो क्या तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि जो पानी है इसका घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी का आयतन न्यूनतम होता है, ठीक है। घनत्व डेंसिटी तो मैक्सिमम होती है, बट जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, कम होता है, निम्नतम होता है, ठीक है, मिनिमम होता है। अब देखिए बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय है क्या। पहली बात, बर्नौली प्रमेय से क्वेश्चन डायरेक्टली, अब तो डेफिनेशन तो नहीं आता है लिखने के लिए, तो हाई स्कूल इंटर में आता है। तो बर्नौली प्रमेय से पूछता है कि जो बर्नौली थ्योरम है ये किस पर डिपेंड है, तो ये हमारा है ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन रूल पर यह क्या है, बेस्ड है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। बर्नौली प्रमेय में आपको एक बार डिफाइन कर देता हूं होता क्या है। देखिए बर्नौली प्रमेय, जब कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव, ठीक है, असंपीड्य अश्यान, असंपीड्य मतलब एक ऐसा द्रव जिसको कि हम लोग कंप्रेस न कर सके, जिसको दबाया ना जा सके, और अश्यान, अश्यान मतलब जिसके अंदर विस्कोसिटी ना हो, ठीक है, फ्रिक्शन ना हो। एक आपका असंपीड्य और अश्यान द्रव जब एक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होती है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, तीनों ऊर्जा का जो योग होता है वो कांस्टेंट होता है। दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का जो योग होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि बर्नौली थ्योरम होता क्या है, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, P + हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव एक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत होती है। अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो एक नियतांक होता है। तो ये जो ये P क्या है, ये दाब ऊर्जा है, हाफ रो वी स्क्वायर ये क्या है, ये गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो ये हाफ रो वी स्क्वायर क्या है, ये गतिज ऊर्जा है, और रो जी एच ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, mgh होता है। तो यहीं से आपका ये रो जी एच आया है। तो दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू देता है, ठीक है। अब देखिए कुछ हमारे बर्नौली प्रमेय पर आधारित कुछ इक्विपमेंट है, जैसे कि वेंचुरी मीटर, कड़ित्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटोमाइजर, ठीक है, और एक होता है फिल्टर पंप, ठीक है। वेंचुरी मीटर, इसका काम पूछता है कि वेंचुरी मीटर करता क्या है। पहली बात, ये जो तीनों हमने अभी आपको बताया इक्विपमेंट, ये किसके ऊपर आधारित है, बर्नौली थ्योरम के ऊपर आधारित है, ठीक है। वेंचुरी मीटर, एटोमाइजर जिसको कड़ित्र बोलते हैं, और एक फिल्टर पंप, ये सब किसके ऊपर आधारित है, बर्नौली थ्योरम पर आधारित है। अब इसके फंक्शन जान लीजिए कि ये करते क्या क्या है। वेंचुरी मीटर द्रव के प्रवाह की दर को नापता है, ठीक है। वेंचुरी मीटर क्या करता है, द्रव के प्रवाह की दर को मापता है। एटोमाइजर जिसको कड़ित्र बोलते हैं, ये क्या करता है, ये क्या करता है, लिक्विड को कणों के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है, फुहारा बना देता है। आपने देखा कि जो पेंटिंग करते हैं लोग ना, एक ऐसे प्रेस करते हैं और पूरी पेंटिंग ऐसे से करते जाते हैं, ठीक है। और आपने स्प्रिंकलर मेथड देखा होगा, ठीक है, जहां पे पानी की कमी होती है, जहां पे सिंचाई होती है आपका स्प्रिंकलर से, वहां पर भी ये एटोमाइजर ही लगा होता है। और ये फिल्टर पंप है जो क्या करता है, पानी को शुद्ध करने में यूज किया जाता है। तो ये सब जितने भी हमने अभी तीनों आपको बताया, किसके ऊपर आधारित है, बर्नौली थ्योरम के ऊपर आधारित है। ओके, चलिए दोस्तों इतना रहने देते हैं, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।